Namaskar, welcome in this video. We are going to start today regulations last chapter, that is chapter 4, which is related to the miscellaneous provision of the regulation. आज हम लोग देखेंगे रेगुलेशन के लास्ट चैप्टर को जिसमें कि कुछ मिसलेनियस प्रावधान किए गए हैं। तो देखते हैं पहला है रेगुलेशन 96। इसमें ऑथोरिटी की बात की गई है कि कौन ऑथोरिटी है जो कि बेनिफिट डिटरमाइन करते हैं। किस बेनिफिट की? वो The medical commissioner of the corporation determines the value of non-cash benefit under section 2 of 70 of the act। यानी हमारे यहाँ जो नॉन कैश बेनिफिट दिए जाते हैं जैसे सिकनेस, टीडीबी, पीडीबी, ये सारे कैश बेनिफिट होते हैं जो कि सीधे उनके अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं। नॉन कैश बेनिफिट में जैसे कि उन्हें ट्रीटमेंट जो दिए जाते हैं, तो किस ट्रीटमेंट की वैल्यू कितनी होगी वो कौन डिसाइड करता है? तो मेडिकल कमिश्नर डिसाइड करते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि नॉन कैश बेनिफिट के वैल्यू डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास है? तो मेडिकल कमिश्नर के पास है। नेक्स्ट, रेगुलेशन 96 ए क्या है? रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसा कि आपके केस में भी है, यदि कोई एम्प्लॉय भी यानी ईएसआईसी एम्प्लॉय भी यदि कोई एक्सपेंसेस करता है किस पर? मेडिकल ट्रीटमेंट पर, तो उसे रिम्बर्समेंट मिलते हैं। सेम आईपी के लिए भी है, subject to conditions set by the corporation through general or special orders। नेक्स्ट, रेगुलेशन 97 क्या है? रेगुलेशन 97 कहता है डिसकंटिन्यूएशन और रिडक्शन ऑफ बेनिफिट, यानी बेनिफिट को कम करना या फिर बंद कर देना। एम्प्लॉयर अलाउज टू रिड्यूस और डिसकंटिन्यू बेनिफिट सिमिलर टू दोज अंडर द एक्ट। यानी जो बेनिफिट ऑलरेडी ईएसआईसी दे रही है, इस केस में उसे एम्प्लॉयर के पास पावर है कि वह उस बेनिफिट को यदि एम्प्लॉयर भी दे रहा हो तो उसे डिसकंटिन्यू कर सकता है या फिर रिड्यूस कर सकता है। इफ एन एम्प्लॉय टेक्स लीव फॉर सिकनेस, मैटरनिटी, टेम्पोररी डिसेबलमेंट, द एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द एक्ट फ्रॉम देयर लीव सैलरी। यानी उन्हें यदि कोई लीव दिया गया है और उसके लिए सैलरी पेमेंट किए गए हैं, तो ईएसआईसी से उसके जितने भी पेमेंट मिल गए उतने बराबर की सैलरी वो डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉय अंडर सर्टेन कंडीशन। इसमें दो तरह की बातें हैं। पहला, एम्प्लॉयर की सेफ्टी और एम्प्लॉय की सेफ्टी, यहाँ दोनों दिखते हैं। एक तरफ रेगुलेशन 98 एम्प्लॉय को एक प्रोटेक्शन देता है, देखेंगे कैसे प्रोटेक्शन देता है, और एम्प्लॉयर को भी कुछ आज़ादी देती है। इसमें क्या है? एम्प्लॉयर कैन डिस्चार्ज और रिड्यूस एन एम्प्लॉय विथ ड्यू नोटिस, यानी एक नोटिस के बाद एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हटा सकता है। इसमें एम्प्लॉय को एक सिक्योरिटी ये है कि उसे नोटिस सर्व होगा, बिना नोटिस दिए भगाया नहीं जाएगा। दूसरा, एम्प्लॉयर के पास यह शक्ति है कि उसे नोटिस देकर ही सही, लेकिन वो निकाल सकता है, बॉन्डेशन नहीं है। दे रिसीव टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट ओवर 6 मंथ। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोई एम्प्लॉय है और टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट यदि 6 महीने से ज़्यादा का ले चुका है या ले रहा है कंटिन्यू, तो क्या उसे एम्प्लॉयर हटा सकता है? बिल्कुल। इस केस में नोटिस का ड्यू पीरियड होगा, उसके बाद उसे हटाया जा सकता है। दे आर अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट और ऑन लीव ड्यू टू इलनेस फ्रॉम प्रेगनेंसी, कन्फाइनमेंट फॉर ओवर 6 मंथ, यानी 6 महीने से अधिक टाइम तक यदि वो लीव पर है इस कारण से, तो दे आर अंडर ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीज फॉर ओवर 18 मंथ। किसी स्पेसिफिक डिजीज जो कि डिसाइड किए गए हैं उसमें से 18 महीने से ऊपर तक यदि वो अंडर ट्रीटमेंट ही है, तब उसे नोटिस देकर निकाला जा सकता है। अब इसमें क्या है? एम्प्लॉयर की आज़ादी दी गई है कि आप इन कंडीशन में उसे हटा सकते हो नोटिस दे करके, बट एम्प्लॉय को ये सिक्योरिटी दी गई है कि 18 महीने से पहले नहीं हटाएगा, 6 मंथ से पहले इस केस में नहीं हटाएगा, 6 मंथ से पहले इस केस में नहीं हटाएगा, यानी जॉब सिक्योरिटी भी एक तरह से यहाँ दी गई है। नेक्स्ट, रेगुलेशन 99 क्या है? सस्पेंशन ऑफ सिकनेस और टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, यानी टीडीबी। इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू कंप्लाई विथ सेक्शन 64 ऑफ द एक्ट फॉर अ ड्यूरेशन डिसाइडेड बाय द ऑथराइज्ड अथॉरिटी, यानी सेक्शन 64 का पालन यदि वो नहीं करता है, इस केस में सिकनेस या टीडीबी रोका जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। क्या है सेक्शन 64? यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा है तो हमने डिटेल चर्चा किया था कि सेक्शन 64 क्या है। सेक्शन 64 कहता है कि ईएसआई के द्वारा जो आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं,
उस मेडिकल बेनिफिट को आपको अवेल करना है। दूसरा, उसके द्वारा उसके डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। और तीसरा, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पीरियड आपको कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं जिसमें कि आपके बीमारी के में सुधार होने के चांसेस कम हो जाए। तो ये सारे बातें कही गई है सेक्शन 64 में। यदि उसका पालन कोई एम्प्लॉय नहीं करता, ऐसे कंडीशन में उसके सिकनेस या टीडीबी रोका जा सकता है। नेक्स्ट, रेगुलेशन 99A, सिकनेस और टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट ड्यूरिंग स्ट्राइक। यदि एम्प्लॉय स्ट्राइक करता है, हड़ताल करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसके एसबी या टीडीबी रोके जा सकते हैं, बंद किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें छोड़ कर गए, एक्सेप्ट। ये 4 कंडीशन बताए गए हैं। क्या क्या है? रिसीविंग इंडोर ट्रीटमेंट एट एन ईएसआई और रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल। यदि वो कहीं इंडोर ट्रीटमेंट ले रहा है तो उस पीरियड में स्ट्राइक में काउंट नहीं आएगा और उससे पेमेंट मिलेंगे। नेक्स्ट है इंटाइटल टू एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट यानी ईएसबी फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज। ईएसबी ले रहा हो इस केस में। ऑलरेडी रिसीविंग बेनिफिट बिफोर द स्ट्राइक नोटिस, यानी स्ट्राइक नोटिस से पहले यदि कोई बेनिफिट उसका स्टार्ट है तो ऐसे कंडीशन में उसके सैलरी बंद नहीं किए जाएंगे। लास्ट है ऑन लीव आफ्टर वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, एलिजिबल फॉर इनहांस सिकनेस बेनिफिट। अब वेसेक्टोमी क्या है, ट्यूबेक्टोमी क्या है, इसकी चर्चा भी हम पीछे कर चुके हैं। वेसेक्टोमी में कितने दिन की छुट्टी मिलती है, ट्यूबेक्टोमी में कितने दिन की छुट्टी मिलती है, यह किससे मिलता है और यह किससे मिलता है, इन सारी इस बातों की चर्चा हम पीछे वीडियोज में कर चुके हैं रूल्स और एक्ट के चैप्टर्स में। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन 100 क्या है, रिलैक्सेशन। अब किसी किसी जगह कोई आईपी यदि कोई रूल का फॉलो नहीं कर पाता है तो उसे रिलैक्स करने का पावर किसके पास है? द डायरेक्टर जनरल कैन रिलैक्स एनी रेगुलेशन थ्रू अ स्पेशल और जनरल ऑर्डर बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन ही डीम्ड फिट। यानी डीजी जैसा उपयुक्त समझे वैसा रिलैक्सेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेशन 102 इज रिलेटेड टू सर्टेन ऑफिसर्स टू हैव पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन, यानी किसी यूनिट का इंस्पेक्शन करने का पावर। द सीनियर ईएसआईसी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कौन कौन? डीजी हो सकते हैं, आईसी हो सकते हैं, आरडी हो सकते हैं एंड अदर्स एज पर सेक्शन 45(2). अब 45(2) क्या है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं पीछे वीडियोज में। द डायरेक्टर जनरल में आल्सो ऑथराइज एडिशनल पर्सनल फॉर स्पेसिफिक पीरियड्स। किसी टाइम फ्रेम के लिए डीजी किसी को अलग से ऑथोराइज कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे ऑथोरिटी है जो कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ पर है, तो रेगुलेशन 102 में है, इस प्रावधान को पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन 102A क्या है, इंस्पेक्शन बुक है। एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू मेंटेन अ बाउंड इंस्पेक्शन बुक एंड प्रोड्यूस इट ऑन डिमांड, रिकॉर्ड इरेगुलरिटीज एंड ऑर्डर्स नोटेड बाय द इंस्पेक्शन ऑफिसर। यानी इस ऑर्डर्स को भी, इंस्पेक्शन बुक को भी मेंटेन करना होता है। प्रिजर्व द इंस्पेक्शन बुक फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 साल तक उसे इंस्पेक्शन बुक रखना होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये टाइम पीरियड कितने दिन तक, तो 5 ईयर इंस्पेक्शन बुक बनाना पड़ता है। वो किस रेगुलेशन में है, तो रेगुलेशन 102। तो ये थे हमारे प्रावधान 102A के। नेक्स्ट है रेगुलेशन 103, मेडिकल बेनिफिट ड्यूरिंग डिसेबलमेंट, यानी डिसेबलमेंट के दौरान मेडिकल बेनिफिट प्राप्त करने का कंडीशन क्या है? विकलांगता लाभ प्राप्त करने वाला आईपी, यानी जो टेम्पोररी डिसेबलमेंट ले रहा है वो उस अवधि के दौरान चिकित्सा लाभ का हकदार है। हालांकि अस्थायी विकलांगता घोषित होने के बाद, यानी जिस दिन टेम्पोररी डिसेबलमेंट खत्म हो जाता है और परमानेंट डिसेबलमेंट का फाइनल हो जाता है, इस केस में क्या होगा? चिकित्सा लाभ केवल रोजगार चोट से संबंधित उपचार के लिए जारी रहता है। यानी उसके बाद वो कार्य नहीं करता है और अलाउड नहीं है उसके बेनिफिट पीरियड में, तब उसे सिर्फ और सिर्फ रोजगार चोट से रिलेटेड ट्रीटमेंट होगा, बस उसके लिए ही उसे अलाउड किया जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलेशन 103A क्या है, अंशदान की देयता समाप्त हो जाने के पश्चात, यानी अब उसे कंट्रीब्यूशन पेएबल नहीं है, उसके बाद भी क्या मेडिकल बेनिफिट मिलेगा? तो एक कंडीशन है, मिलेगा। नए बीमित व्यक्ति को 3 महीने तक चिकित्सा हित लाभ मिलता रहता है। यदि 3 से अधिक महीने के लिए उसने काम किया है तब उसे संबंधित लाभ अवधि की शुरुआत तक जारी रहेगा। नेक्स्ट है
यदि योगदान अवधि में कम से कम 78 दिनों के लिए योगदान किया है, 78 डेज वर्किंग है उसके, तब चिकित्सा लाभ संबंधित लाभ अवधि के अंत तक जारी रहता है। विस्तारित चिकित्सा हित लाभ यानी ESB, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, कुछ गंभीर बीमारियों वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं बशर्ते उनके पास 2+ ईयर के निरंतर सेवा या छूट की शर्तें पूरी हो। तो ये कंडीशन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस टाइम फ्रेम से, इस टाइम फ्रेम से, इस टाइम फ्रेम से। नेक्स्ट 103B क्या है? IP जिसका बीमा योग्य नियोजन अस्थायी अपंगता के कारण समाप्त हो गया हो, उसको चिकित्सा हित लाभ, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से किसी का जॉब चला गया हो, इस कंडीशन में उसको मेडिकल बेनिफिट कैसे मिलता है? मेडिकल बेनिफिट फॉर डिसेबल्ड क्या होगा? गेट मेडिकल बेनिफिट किसके लिए? सेल्फ और स्पाउस के लिए टिल रिटायरमेंट, यानी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक उसे सेल्फ और स्पाउस को मिलता रहेगा बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट। क्या है? मेडिकल बेनिफिट फॉर रिटायर्स, जो रिटायर होते हैं उनके लिए क्या है? रिटायर्ड पर्सन गेट मेडिकल बेनिफिट विथ एन एम्प्लॉयर इशूड सर्टिफिकेट, यहाँ एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देगा, उसके अकॉर्डिंग उसे मिलता रहेगा। उसमें VRS या प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स ड्यूटी। एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है? मस्ट इशू सर्टिफिकेट ऑन रिक्वेस्ट, जब भी एम्प्लॉय के द्वारा सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा ताकि उस सर्टिफिकेट के बेस पर ESIC से मेडिकल बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट रेगुलेशन 104 क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट लेने के लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं। द क्लेमेंट मस्ट प्रोड्यूस एन आइडेंटिटी कार्ड और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट्स इफ डिमांडेड। फेल्यूर टू डू सो लीड टू डेनियल ऑफ बेनिफिट्स, यानी यदि वह कोई प्रूफ नहीं दिखा पाता है तब उसे बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट रेगुलेशन 105 क्या है? फर्दर सर्टिफिकेट इफ देयर इज डाउट अबाउट अ सर्टिफिकेट्स करेक्टनेस, यानी जो सर्टिफिकेट IP लेके आया और उस पर कुछ डाउट है कि यह गलत है, इस कंडीशन में क्या होगा? IP मस्ट अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन एज रिक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेशन। क्या होता है? ब्रांच ऑफिस से दोबारा उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाता है। अब क्या होगा? अ फर्दर सर्टिफिकेट इशूड बाय द अपॉइंटेड मेडिकल अथॉरिटी शैल बी कंसिडर्ड फाइनल एंड ओवरराइड एनी प्रीवियस सर्टिफिकेट फॉर द सेम इनकैपेसिटी, यानी पहले के सारे सर्टिफिकेट नल एंड अवॉइड हो जाएंगे और उसको ओवरराइड करके नया जो सर्टिफिकेट होगा वो फाइनल कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट रेगुलेशन 107 क्या है? 106 चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस टू बी नोटिफाइड। बेनिफिट से रिलेटेड कोई भी सर्कमस्टांसेस यदि चेंज होते हैं IP की तरफ से तो उसे ऑफिस को बताना होता है। A beneficiary must promptly notify the appropriate office of any change in circumstances that may affect their entitlement of benefits. Next 107 certificate in respect of person claiming PDB। अब कोई PDB क्लेम कर रहा है, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट, उसे क्या करने होंगे? एक तो फॉर्म 23 सबमिट करने होंगे। कब करना होगा? जनवरी में करना होगा, एवरी जनवरी, प्रत्येक साल में जनवरी को। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 107 क्या है? डिक्लेरेशन बाई एंड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन क्लेमिंग डिपेंडेंट बेनिफिट। हमने पहले देखा वो था PDB के लिए और यह है डिसेबलमेंट बेनिफिट DB के लिए। वहाँ फॉर्म 23 था, यहाँ फॉर्म 24 है। वहाँ भी जनवरी में सबमिट करना होता था और यहाँ भी जनवरी में सबमिट करना होता है। नेक्स्ट 107B क्या कहता है? पर्सनल अटेंडेंस ऑफ पर्सन क्लेमिंग PDB या फिर DB यानी डिपेंडेंट बेनिफिट। जो PDB ले रहा हो या फिर डिसेबलमेंट बेनिफिट ले रहा हो उसको पर्सनल अटेंडेंस बनाना होता है, यानी उसे आना पड़ता है ऑफिस। क्लेमेंट में भी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसे अपीयर होना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ता है। बट नॉट रिक्वायर्ड मोर फ्रीक्वेंटली देन वंस इन एवरी 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर में दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। इस तरह के प्रावधान 107B में किए गए हैं कि आना तो जरूरी है परंतु साल में एक बार या 6 महीने के बाद ही दोबारा बुलाया जा सकता है। और अब चलते हैं इस रेगुलेशन के सबसे लास्ट रेगुलेशन और वीडियो का सबसे लास्ट स्लाइड। रेगुलेशन 109 क्या कहता है? सबमिशन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय एम्प्लॉयर और IP, यानी एम्प्लॉयर और IP से कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांगे जाते हैं तो उसे सबमिट करना होगा एज डिमांडेड फ्रॉम अथॉरिटी।
अथॉरिटी जब डिमांड करे कुछ इन्फॉर्मेशन तो उन्हें सबमिट करना होगा। ओवरऑल हमने आज क्या देखा? आज हमने रेगुलेशन के लास्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसमें कुछ मिसलेनियस प्रावधान दिए गए थे। उसमें हमने देखा कि कैसे बेनिफिट डिसाइड किए जाते हैं, नॉन कैश बेनिफिट को अमाउंट में कैसे वैल्यू डिसाइड करना। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि रिम्बर्समेंट भी आईपी को मिलता है, ये भी था। दूसरा, एम्प्लॉयर के तौर पे देखा हमने कि एम्प्लॉयर किसी को नोटिस पीरियड के बाद ही हटा पाएगा, हर किसी के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम थे। फिर हमने देखा कि डबल बेनिफिट उसे ना दिया जाए, इसलिए वो एम्प्लॉयर चाहे तो जो बेनिफिट उससे ईएसआईसी से मिल रहा है आईपी को, वह बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर उतने पैसे डिडक्ट कर सकता है। तो ये कुछ प्रावधान थे। फिर हमने देखा रिलैक्सेशन के लिए हमने क्या देखा? रिलैक्सेशन का पावर हमारे डीजी के पास होता है। फिर हमने देखा इंस्पेक्शन से रिलेटेड कि इंस्पेक्शन कौन करेगा, इंस्पेक्शन के लिए अथॉरिटी कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा की। फिर हमने क्लेम करने का देखा कि पीडीबी या डीबी, इस केस में उसे जनवरी में सबमिट करना होता है सर्टिफिकेट, फिजिकल प्रेजेंस भी आवश्यक होता है। इस तरह हमने आज सफलतापूर्वक हमने देखा अभी तक ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल एंड नाउ रेगुलेशन। हमने इन तीनों सेक्शन को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। एक जो रह गया है इन चीज़ों में कि फॉर्म, कौन से फॉर्म नंबर होते हैं जो कि हमारे ईएसआईसी में यूज होते हैं, तो उससे भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके भी एक वीडियोज आएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।